नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आशिफ इकबाल। और आज इस वक्त हम जिस जगह पे हैं वो जगह बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सीधे हम मिलाने जा रहे हैं बिहार के। हम बेगूसराय में हैं और बिहार की मुखर आवाज़, और यह कह लें कि केंद्र सरकार की मुखर आवाज़। जी हाँ, गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं जो यहाँ के सांसद हैं, और सीधे इनसे पूछ लेते हैं। दादा, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? जनता से संपर्क चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना, नरेंद्र मोदी का प्रणाम लोगों तक पहुंचाना, लोगों से नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद मांगना, यही चल रहा है। 5 साल तक तो आप लगातार लोगों के बीच रहते हैं, लगातार लोगों से उनके तमाम दुख दर्द को आप, क्योंकि आपको कई बार हम लोगों ने जब भी इंटरव्यूज़ की बात की तो आपने हमेशा कहा कि आप बिहार आइए, क्षेत्र देखिए और क्षेत्र में साथ में। तो क्या आपको लगता है कि तमाम जो दुख परेशानियां दिक्कतें होती हैं वो क्या पूरी हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, या फिर अभी भी लगातार लोगों की उम्मीदें वैसे ही? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन 60 के दशक में बेगूसराय में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बेगूसराय को एक इंडस्ट्रियल हब बनाया था। लेकिन ये अब गंगा पे पुल बनाया था, वो कमज़ोर हो चुका था, उसका रिपेयर का काम चल रहा, लेकिन अलग से एक 6 लेन पुल दिया, फिर डबल लेन रेल का पुल दिया। एक थर्मल पावर बिजली के लिए बनाया था, वो बूढ़ा हो चुका, उसके धुएं बंद होने वाले थे। एनटीपीसी का मोदी जी ने 2 यूनिट दिया। आगे चलेंगे तो एक यहाँ फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री थी, वो बंद हो गया था। लोग नाउम्मीद हो गए थे कि बेगूसराय में ये फैक्ट्री खुलेगी। उसको 10,000 करोड़ लगा करके केवल शिलान्यास नहीं किया गया, बल्कि पुनर्जीवन किया गया और प्रोडक्शन स्टार्ट है। फर्टिलाइज़र के बाद रिफाइनरी बंद होने के कगार पर था, ये डंपिंग यार्ड बन रहा था। मोदी जी ने बेगूसराय की आवाज़ के लिए हल्दिया से क्रूड ऑयल ला करके उस रिफाइनरी को 2 मिलियन टन से 9 मिलियन टन पे ले गए। और आज बिहार सरकार को जो क्रूड आता है उससे एंट्री टैक्स के रूप में लगभग 10,000 करोड़ मिलता है, यानी 40,000 करोड़ लगभग उनका रेवेन्यू है। तो 10,000 करोड़ मोदी जी के इस योजना से है। उसी तरह गंगा का पुल अधूरा था, रोड 4 लेन बनाया, एलिवेटेड रोड दिया, ईएसआई अस्पताल सैंक्शन किया, एक और अस्पताल दिया, ऑक्सीजन बनाने का दिया। ये एक काम हुआ। दीरा में भी प्रधानमंत्री सड़क जहां घूम रहा हूं, लेकिन जनता अभी विकास और चाहिए। अब ये तो जो 50 से 60 हजार करोड़ का विकास हुआ, ये बेगूसराय में जो था वो बंद होने, उसको पुनर्जीवन दिया। लेकिन अब बेगूसराय की जनता, दियर की अलग समस्या है, कहीं कटाव है गंगा का, कहीं अन्य समस्या है। तो समस्याओं की कमी नहीं है। कोई कहता पेट्रोकेमिकल्स खोलिए, कोई कहता एयरपोर्ट खोलिए, कोई कुछ लेकिन गांव के लोगों की अलग समस्या होती। वो कहता कि इतना हुआ लेकिन हमें क्या मिला।
हम डेयरी इंडस्ट्री में भी भारत सरकार ने काफ़ी यहाँ किया, बरौनी मिल्क यूनियन के, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अभी विकास 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 जो मोदी जी का नारा नहीं है, बल्कि एक मिशन है। उस मिशन में अभी और कुछ करना है। डबल इंजन की सरकार होती है तो बड़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इस वक्त डबल इंजन की सरकार है, आपको लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीदें लोगों की है, और जिस तरह आपने अपने बारे में बताया कि ये तमाम चीज़ें की हैं, उसमें और कौन कौन सी परियोजनाएं, योजनाएं हैं जो आप अगले 5 साल के लिए आपने, क्योंकि माना यह जाता है कि आप हर चीज़ के रूट में तय करते हैं। आपको जो भी मिनिस्ट्री मिली है उसको हमने देखा है कि फर्स्ट डे आपने कहा कि मैं ये अगले 100 दिन के लिए, अगले 200 दिन के लिए टास्क हमने कंप्लीट करना है, और वो हमने रूट बना लिया। तो क्या अगले 5 साल के लिए भी आपने कोई चीज़ें तय की हैं कि कौन कौन से काम जो अधूरे रह गए या जो बाकी रह गए? नहीं, कई काम हैं, बड़े काम भी हैं, छोटे काम भी हैं, कहीं पुल है। मैंने कहा ना कि स्थानीय गांव में अलग समस्या है और जिले स्तर पर की समस्या अलग है। अब पेट्रोकेमिकल्स 1980-85 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी के मौत के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने बेगूसराय आकर के अनाउंस किया था पेट्रोकेमिकल्स, लेकिन वो पेट्रोकेमिकल्स हो नहीं पाया। ये भी मांग है, मैंने आपको बताया, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी तो पेट्रोकेमिकल्स भी होगा। उसी तरह से एक सांभो से बेगूसराय की पुल 5000 करोड़ का है, सैंक्शन हो गया है। लोगों में लगता है बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको भी विश्वास कि अगली बार मोदी की सरकार आएगी तो निश्चित बनेगा। तो समस्याएं अनेक हैं। इतनी समस्या है कि 60 साल में कांग्रेस ने समस्या को हल नहीं की, बल्कि राजनीतिक हल ढूंढने में पूरा समय व्यतीत कर दिया। उनका जो न्याय पत्र आया, क्योंकि अब आप जब मौजूद हो, केंद्र के जो चुनाव के सवाल, जो मजमून सवाल हो वो न पूछे जाएं, उनका न्याय पत्र आया है, उनका एक घोषणा पत्र, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको कैसे दिखता है, वो कैसा दिखता है जो उनका घोषणा पत्र है? देखिए, घोषणा पत्र वो हो जो अतीत में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में क्या काम किया, अतीत में मोदी सरकार ने क्या काम किया। हमने लगभग घोषणा पत्र के अनुसार राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था, बन गया। हमने 370 धारा हटाने का लिया था, हो गया। हमने 3 तलाक को हटाने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं कि विकास की परिभाषा ही बदल दी गई है। अब आज पूरी दुनिया में स्टार्टअप में हम बढ़ रहे हैं। हम पूरी दुनिया में इनोवेशन में कोरोना ने दिखा दिया कि हम कोरोना का वैक्सीन किस ढंग से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो विकास, उनके विकास जो अतीत हैं, वो अतीत धोखा है, छल है और एक झूठ का पुलिंदा है उनका। आज देखिए ना, उनके सुप्रीमो राहुल गांधी खोज रहे हैं तलाश, किधर जाऊं सनम, इधर जाऊं या इधर जाऊं सनम, छटपटा रहे हैं। वायनाड से उनको लग रहा है कि मैं हारना तय है। फिर ताक झांक किया अमेठी में लगा ये रणचंडी दुर्गा जगदम्बा यहाँ खड़ी है, स्मृति ईरानी, ये मुझे बख्शेगी नहीं। ये जनता के बीच मैं गया था अमेठी जैसा राहुल गांधी इतने दिनों तक गांधी परिवार का रहा, दुख हुआ कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं बना हुआ, वहाँ कलेक्टर का ऑफिस नहीं बना हुआ, एक सर्किट हाउस नहीं बना हुआ। तो ये सब काम धीरे धीरे स्मृति ईरानी योगी मोदी के काल में करा रही। तो वहाँ से वो फिर भागा अब रायबरेली, और रायबरेली से भागेंगे तो इनको इटली में ही जाके पानी मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप।
हाँ? जब जो आदमी अमेठी से भागे वो चले गए कहां? वायनाड। क्यों चले गए? मुस्लिम लीग और कम्युनिस्टों ने, उस समय कम्युनिस्टों ने विरोध किया। मुस्लिम लीग का झंडा लेकर के, आप उनके नॉमिनेशन में देखा होगा, इनका 10 झंडा तो मुस्लिम लीग का 90 झंडा। फिर भी आश्वस्त नहीं है, अब खोज रहे हैं किधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, और रमखुदैया बन के लौटेंगे। लौटने के बाद अब लगता है फिर नानी घर हो आएंगे, जरा पानी उनी पी लेंगे नानी घर में। लालू जी, जो बिहार में लालू जी हैं, वो साफ साफ तौर पे हर, अभी तो खैर वो रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन में गए थे, वो एक आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पे। वो कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार संविधान खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार वो इसलिए लड़ना चाहते हैं, इस बार 400 सीटों की मांग इसलिए कर रहे हैं कि वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आप क्योंकि बिहार को भी जानते हैं, लालू प्रसाद यादव को भी जानते हैं और देश की राजनीति को भी जानते हैं, आपसे ज़्यादा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो स्पष्ट कर सके कि आखिर इन आरोपों पर क्या कहना है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी परिवारवाद के सबसे बड़े, नेहरू खानदान के बाद अगर कोई सबसे, तो मैं करुणानिधि के परिवार से ज़्यादा लालू प्रसाद यादव ने परिवारवाद में जो भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी कर दी, उनको डर लगता है ना मोदी जी से। और मोदी जी, अगर मैं पूछता हूँ 29 साल में अगर 3.25 करोड़ घर बना गरीबों के लिए, मोदी जी ने डबल बजट करके 4 करोड़ घर बनाया, 3 करोड़ अभी दिया है। अगर ये संविधान खतरे में है तो गरीबों के लिए संविधान खतरा में इस तरह का होना चाहिए। शौचालय नहीं हुआ था, अगर इससे संविधान खतरे में होता है तो ये, हम इस खतरे को मानने को तैयार हैं। नल जल, मैं गया था चाइना बॉर्डर पर, 85 साल का बूढ़ा 15,000 फीट पर से पानी दिया। कहा मैंने सोचा नहीं था कि कभी ग्लेशियर की पानी से ज़्यादा पी पाऊंगा। उन्होंने जमीन से नीचे बोरिंग करके पानी दिया, और गांव में भी दे रहे हैं, धरातल बिहार यूपी में भी दे रहे हैं, पानी दिया। 5 लाख का इलाज कराने के लिए आज तक जो हेल्थ सिक्योरिटी कहते हैं, हेल्थ सिक्योरिटी देने का काम मोदी जी ने किया। 5 किलो अनाज, फूड सिक्योरिटी और 5 लाख का इलाज। ये अगर संविधान इससे खतरा में होता है तो मेरे जैसे लोगों के लिए, लालू जी, ये संविधान खतरे में होना बेहतर है गरीबों के लिए। तो मतलब उनके आरोप जो लग रहे हैं, वो बार बार जो उनके आरोप हैं, उनके आरोपों पर क्या कहेंगे? जो, और उन्हीं की बात अब सारे कांग्रेस और तमाम, ये जितने लोग हैं ये सब देखिए परिवारवादी हैं। लालू प्रसाद यादव, अभी तक तो मात्र 7 लोग उनके परिवार के प्रमुख हैं। 2 बेटी हो गई, 2 बेटे हो गए, अपने पति पत्नी हो गए, बेटे के साले हो गए। इससे ज़्यादा परिवारवाद और कुछ नहीं होगा। बगल में अखिलेश जी के यहाँ चले जाएं तो मुलायम सिंह ने परिवार, महाराष्ट्र में चले जाएं तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, अगर तमिलनाडु में चले जाएं तो स्टालिन के पिताजी, फिर स्टालिन के बेटा जी, बंगाल चले आए तो ममता बनर्जी। यही लोग तो विरोध कर रहे हैं, और इन्हीं लोगों को संविधान खतरे में दिखाई दे रहा है। संविधान गरीबों को खतरे में नहीं दिखाई दे रहा है, और ये गरीब इस बार 400 के पार करेगा। तो मतलब नहीं, उन आरोपों पर मैं आपसे स्पष्टता ये चाह रहा हूँ कि वो लोग जो कह रहे हैं संविधान ये संविधान की लड़ाई है क्या? ये संविधान जो बार बार वो लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है, वो परिवारवादी है। इस तरह के आरोप तो हमेशा लगते रहे। परिवारवाद खतरे में है, परिवारवाद खतरे में है, उसी में उनको दिखता है कि संविधान खतरे में है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को कोई इधर उधर कर नहीं सकता। इनको परिवारवाद में ही सारा चीज दिखाई देता है। संविधान भी परिवारवाद में है। संविधान खतरे में नहीं है, ये खतरे में है, इसलिए इनको लगता है। मतलब उनको खुद की दिक्कत है, इसलिए वो ये कह रहे हैं। आप ये भ्रष्टाचार के प्रतीक होते जा रहे हैं। अपने खतरे में हैं तो उनको संविधान भी खतरे में दिखाई देता है।
एक आरोप अब तेजस्वी अभी बार बार स्पीकर ब्लूटूथ स्पीकर पे सब भाषण सुना रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, और एक आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जो तमाम भ्रष्टाचारियों को नीट एंड क्लीन कर देता है। और यही आरोप अब सभी पार्टियां बार बार लगा रही हैं। और तेजस्वी यादव अभी जितने भी बिहार में जा रहे हैं, यहाँ तक कि आपके भी इलाके में आए, तो वो स्पीकर पे सुना रहे हैं कि देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जिसको कल तक कहते थे कि हम इनका साथ नहीं देंगे, आज उनको साथ में लिए। इनके पास देखिए 10 साल हुआ मोदी जी के सरकार का, 10 साल यूपीए के सरकार था। यूपीए का सरकार विवादों में घिरा रहा, ये घोटाला, वो घोटाला, आकाश घोटाला, जमीन घोटाला, कौन कौन घोटाला। मोदी की सरकार 10 साल मोदी जी उम्मीदों पर घिरे रहे, उम्मीदों में घिरे रहे। मोदी जी ने ये नहीं किया, अभी 6,000 दे रहे हैं, 10,000 क्यों नहीं दिया, चांद पे गए अब सूरज पर काहे नहीं जा रहे। मोदी जी उम्मीदों पर घिरे रहे और ये लोग कभी कोई मोदी जी के पूरी कैबिनेट पर इनकी हिम्मत नहीं हुई, कुछ रहे तब तो आरोप लगे। इसीलिए कोई आरोप नहीं है संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। ये सब लोग वही राग अलाप रहे हैं। मोदी जी भारत माता की सेवा में लगे हैं कि भारत की झंडा को पूरे दुनिया में विश्व गुरु की ओर ले जाएंगे। कास्ट सेंसस की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? क्योंकि उससे उनका ये लॉजिक है कि अगर ये कास्ट सेंसस हुआ तो निचले तबके के लोगों को, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि गांव और देहात के लोग जो हैं उनको और डेवलप करना, उनको और बेहतर करना, वो यही बात कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस अगर होता है तो उससे कौन लोग कह रहे हैं? ये तमाम लालू यादव की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राहुल गांधी हो। देखिए कास्ट सेंसस के तो हम लोग समर्थक हैं। जब एनडीए में नीतीश कुमार हमारे साथ थे, उसी समय हमने कास्ट सेंसस को हरी झंडी दी थी। बिहार इकलौता राज्य, बिहार इकलौता राज्य, इसलिए हम लोग उसके विरोधी नहीं हैं। हम लोग कास्ट सेंसस के विरोधी नहीं हैं। राहुल गांधी जो जिनके नाना जी ने काका कालेलकर रिपोर्ट को दफनाया, जिनकी दादी ने मंडल आयोग को दफनाया और पिताजी ने दफनाया, और वो आज खोजते हैं सेक्रेटरी कितना है। मैं मूर्ख तो कह नहीं सकता उनको। जो 89-90 में जो आईएएस करेगा वही तो सेक्रेटरी बनेगा। अगर उस समय इनके पिताजी मंडल कमीशन के लागू कर दिए होते तो शायद ओबीसी के लोग ही सेक्रेटरी देखते। आज कांग्रेस की सरकार कौन सी कास्ट सेंसस? कर्नाटक में जब मुसलमानों के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया कि धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, मोदी जी ने भी कहा कि मेरे रहते कोई धर्म के आधार पर नहीं कर, तब इन्होंने पिछले दरवाजे से ओबीसी का अधिकार छीनने, पिछड़ों का अधिकार छीनने, समाप्त करने के लिए उन्होंने सारे मुसलमानों को कर्नाटक में ओबीसी का दर्जा दे दिया। अब ये किसका हक मारेगा? लालू जी की जुबान बंद, कम्युनिस्ट की जुबान बंद बिहार में, राहुल गांधी की जुबान बंद, क्योंकि ये सब मिलकर के तुष्टीकरण के कारण पिछड़ों का हक मुसलमानों को देने का एक षड्यंत्र किया है। और ये कास्ट सेंसस की बात करते हैं। ये कौन सी, हम लोग तो समर्थक है, लेकिन ये कौन सा कास्ट सेंसस है जो पूरे मुस्लिम समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया? ये भारत के हिंदुओं के साथ, भारत के पिछड़ों की हिंदुओं के साथ ये साजिश है। तो ये तो भारत के मुसलमानों को यही बात वो कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि देखिए आपकी मजबूती हम करना चाहते हैं, तो बीजेपी और आपका नाम लेकर भी उन लोगों ने कहा कि ये विरोध करते हैं। भाई गिरिराज नहीं विरोध करता है, गिरिराज कह रहा है पिछड़े हिंदुओं का हक क्यों छीना जाएगा, मुसलमानों को क्यों आप आरक्षण ओबीसी बनाएंगे? तब तो आप जो हिंदू ओबीसी हैं उन्हीं के अधिकार से न लेंगे, तो ये उनका हक छीनना हुआ। मजबूती तो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी घर देते हैं तो न हिंदू मुसलमान करते, 5 लाख का इलाज
देते सिक्योरिटी तो न हिंदू मुसलमान करते। मोदी जी मुसलमानों के मजबूती के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं और मोदी जी संतुष्टीकरण कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की लड़ाई है, और तुष्टीकरण ही देश के संविधान को भी खतरे में डालेगा, देश के लोकतंत्र को भी खतरे में डालेगा। भारत का इतिहास रहा है, आज सेकुलरिज्म की चर्चा होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत के सनातन संस्कृति को देखें, उससे बड़ा 76 के इंदिरा गांधी का सेकुलरिज्म देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। इसमें कहाँ कहा गया कि तुम नहीं मानोगे तो काफिर हो जाओगे, तुम नहीं मानोगे हिंदू नहीं रहोगे। सर्वे भवन्तु वसुधैव कुटुम्बकम। सनातन मैथोलॉजी ही सेकुलरिज्म के आधार पर टिका रहा, उसको ये लोग बनावटी सेकुलरिज्म इंदिरा जी ने लाके तुष्टीकरण करने का कहा। आपको लगता है कि जो आपकी सरकार है उसका पैरामीटर अलग है और जो ये लोग अपोजिशन के लोग कह रहे हैं पैरामीटर अलग नहीं, थ्योरोलॉजी है। पैरामीटर तो होता है कि गरीब को मदद करना है, तो साहब गरीब को ऐसे नहीं, ऐसे ये तो गरीब का हक छीनने लगे तुष्टीकरण करके। आप अभी तो गरीब को मालूम ही नहीं है कि पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा है, और ये लालू यादव मुखदर्शी बने हैं, कम्युनिस्ट मुखदर्शी बना है, कांग्रेस मुखदर्शी बना हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है। ये हिंदुओं का हक छीना जा रहा है। और फिर मैं कहता हूँ लोकतंत्र तभी तक मजबूत है भारत में जब तक यहाँ का बहुमत वर्ग मजबूत है। वहाँ वो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 2 फेज में इलेक्शन में वोटिंग नहीं हुई है, इसलिए फिर से आप लोग हिंदू मुसलमान का जिन बाहर लेके आ रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान का जिन, हमने कर्नाटक में ये कानून पास किया कि कांग्रेस पार्टी ने की। अगर कांग्रेस गलत करेगी तो मेरे जैसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करेंगे। कि आज कह रहा हूं कि लालू यादव जवाब दें कि पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और आप क्यों नहीं आप बोल रहे हैं कि सारे मुसलमान को क्यों ओबीसी का दर्जा दिया गया। राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते हैं, दूसरे तरफ पिछड़ों के हिस्सेदारी को लूट रहे हैं चुपचाप। ये तो हम लोग कह रहे हैं। वो लोग तो आप लोग पर ही आरोप लगा रहे हैं। लालू यादव तो कह रहे हैं कि आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं। हम आरक्षण कर रहे हैं, इसका जवाब पूछिए ना उनसे कि कर्नाटक पर इनकी जुबान बंद क्यों। कांग्रेस इनका पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है कि डे पार्टनर है, मैं नहीं जानता, लेकिन पार्टनर तो है। ये कौन सी बात आपने नहीं बता दी, स्लीपिंग पार्टनर और डे पार्टनर, ये क्या होता है? ये एक बोलचाल भाषा में होता है कि बोलचाल भाषा में होता है कि ये थोड़े देर के लिए हैं, थोड़े चुनावी है, तो वो कह दें कि चुनावी है, हटूंगा तो मैं इसका खंडन करूंगा। मतलब ये, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर और डे पार्टनर ये पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। अब ये भावना है, ये शब्द तो सब दिन से है, ये भावना है। कोई आया रात भर रहा धर्मशाला में, धर्मशाला जाए जहन्नुम में। कोई आया होटल में रात भर रहा, होटल का कमरा जाए जहन्नुम में। और कोई है आइडियोलॉजी के साथ, आइडियोलॉजी के साथ है तो उसे कहना पड़ेगा कि कर्नाटक की सरकार ने गलत की है। तो नीतीश जी के साथ भी तो वो लोग यही आरोप लगाते हैं। नीतीश जी के बार बार तेजस्वी यादव खड़ा होकर कहते हैं कि नीतीश जी की भाई क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जरा नीतीश कुमार के बारे में क्रेडिबिलिटी के बारे में गारंटी ले लें। हम गारंटी ले रहे हैं। वो बेचारे घूम घूम के कह रहे हैं कि 18 साल में केवल 3 ही साल तो गड़बड़ाया, 15 साल तो बीजेपी के साथ ही रहे। अब कह दिए अब मरते दम तक रहेंगे, हम गारंटी लेते हैं। अब गारंटी है? हाँ, तेजस्वी हैं मृग तृष्णा में, कब नीतीश जी मेरे साथ आ जाएं, वो है मृग तृष्णा में। नीतीश कुमार मृग तृष्णा में नहीं है। कल भी मेरे यहाँ मीटिंग थी, उन्होंने कहा मन से
कि मैं इधर उधर हो गया कुछ साल के लिए, कुछ दिन के लिए, अब मैं यहीं रहूंगा, यहीं से निकला था यहीं रहूंगा। क्योंकि बीजेपी जब वो आरजेडी से निकले थे तो बीजेपी से ही पहला गठबंधन हुआ था। इस 18 साल में 15 साल तो गठबंधन में रहे। इसलिए तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि कभी नीतीश कुमार का झगड़ा हो तो मैं, वो मृग तृष्णा में है। नहीं, वो तो दरवाजे बंद कर दिए, उन्होंने कहा कि अब दरवाजे बंद है हमारे यहाँ, अब नीतीश कुमार जी। अरे उनका स्टेटमेंट बाप बेटे का रहा है कि मैं, इनके लिए सब कुछ खुला है। तो आप मानते हैं कि राजनीति में कभी कोई ना परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन? नहीं, परमानेंट नीतियों के आधार पर परमानेंट होता है। हमारा कांग्रेस परमानेंट है, आइडियोलॉजिकल उससे मतभेद। दोस्त बोलने जा रहे हैं? कम्युनिस्ट है मेरा। आप दोस्त बोलने जा रहे हैं? नहीं, कांग्रेस को नहीं, ऐसा नहीं आप हमसे। कांग्रेस तो मेरा है ही परमानेंट आइडियोलॉजिकल। अब कांग्रेस रहेगा कहाँ? अब तो कांग्रेस का खात्मा होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी अब मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह हैं, बहादुर जफर शाह। मुगलिया सल्तनत भाई था ना, मुगलिया सल्तनत का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। तो नेहरू खानदान का कौन अंतिम सल्तनत है? यही तो है, ये अंतिम है। तो 400 पार वाली बात आप लोग अभी भी स्पष्ट है? वो कह रहे हैं कि ये सपना है 400 पार। उनको 14 में भी सपना दिखता था, 19 में भी सपना दिखा। जनता ने 300 पार दिया और इस बार 400 पार होगा। आंख की बिज्जी, हमारे बिहार में कहते हैं, आंख की बिज्जी छूट जाएगी लालू यादव सहित तमाम लोगों। 40 में 40 का क्या रहेगा इस बार? 40 बार 40 में 39 था, इस बार कह रहे हैं कि 40 में 20 आना भी बहुत मुश्किल है। लालू यादव ने कई मंच से कहा है। अच्छा, बोलने में क्या जाता है? बोलने में पिछले बार का रिकॉर्ड देख लीजिए। तेजस्वी क्या बोलते थे, लालू जी क्या बोलते थे, पिछले बार का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। पिछले बार भी यही कहते थे कि मोदी का खाता नहीं खुलेगा। अब मोदी 40 में 39 लिया, इस बार वहां से 39 की 40 सीटें आई। आप स्पष्ट, आपको लगता है सारी चीजें बहुत स्पष्ट है आपके हिसाब से? क्यों नहीं स्पष्ट रहे? जनता चाहती है। वोट राजनीतिक दल के हाथ में नहीं होता, जनता के हाथ में होता। आज लालू जी कह रहे हैं, लालू जी के बेटे कह रहे हैं, पूर्णिया में कह दिए कि हमको नहीं वोट दीजिए तो एनडीए को दे दीजिए, पप्पू यादव को नहीं दीजिए। तो ये हमने तो नहीं कहा। इसलिए अब देख ले, मेरा खाता तो खुल गया। गुजरात में निर्विरोध एक खाता खुल गया, इनका खाता बंद हो गया। कहां से? अमेठी से। अब रायबरेली में भी वही हाल होगा, उससे भी बुरा होगा। आपसे बात हम लोग 4 जून को करेंगे। 4 जून को कीजिए, 6 जून को कीजिए, सब मैं करूंगा आपसे। साफ तौर पे कुछ आप कह रहे थे? नहीं, बैठ खाना। साफ तौर पे है कि गिरिराज सिंह जी जो बेबाक छवि के लीडर माने जाते हैं और अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं, तमाम सवालों के बड़े ही बेबाकी से जवाब दिए। उन्होंने बहुत कुछ इंडिकेट भी कर दिया और साफ तौर पे ये भी कह दिया कि जो लोग सपने देख रहे हैं वो सपने ना देखें, क्योंकि हकीकत और सपनों में बड़ा फर्क होता है। या उनके बीच कोई बात नहीं। दादा, एक सवाल आपसे जरूर बनता है, कोई ऐसी योजना, किसी ऐसी परियोजना के बारे में बताइए जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो आपने किया हो, जो आपकी सरकार ने किया हो। ऐसे आप लोगों ने बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन अगर हमसे पूछेंगे, मोदी जी की सैकड़ों योजनाएं हैं, बिहार सरकार की सैकड़ों योजना है। बिहार जन्म लेने से लेकर के ग्रेजुएशन करने तक 50,000 रुपया बिहार की सरकार देती है। लेकिन मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तो सबसे पहला काम उन्होंने अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? पहले शौचालय तब देवालय।
ये कम्युनिस्ट, ये कांग्रेस, ये लालू जी, इन लोगों ने हल्ला किया, कहाँ गया राम मंदिर? उन्होंने कहा ये भी राम मंदिर का पार्ट है। माता सबरी की खानदान जो आज गरीब सोच के लिए गांव से बाहर जाती हैं और जिनका गांव रोड के किनारे है, रोड के किनारे जाती है। क्या सामर्थ्यवान अगर अच्छा था तब तो हर सामर्थ्यवान घर की औरतें लोटा लेकर के गांव के बाहर ही जाती, सोच के लिए रोड के किनारे ही जाती। ये इज्जत था। इस इज्जत को गरीब की बेटी का भी उतना ही इज्जत है जितना किसी पैसे वाले की बेटी का इज्जत है। उसकी बहू की इज्जत भी उसी तरह है जैसे गरीब की इज्जत है। लेकिन वो लाचार था, शौचालय का सपना नहीं देख पा रहा था। मोदी ने कहा पहले शौचालय तब देवालय, और शौचालय भी बनाया और राम मंदिर भी देवालय भी बनाया। ये मोदी का है। आंख से आंसू आ जाता है जब गरीबों के बीच आप बात करके देखें तो। ये महज ये जो आप देखते हैं गैस सिलेंडर, ये एक ईंधन के रूप में है। ये कार्बन कम निकलता है, उत्सर्जन होता है, ये है। लेकिन सबसे ज़्यादा है मेडिकली उनके अंदर धुआं जाता है तो वो उनके शरीर को कमज़ोर करता है। ये किसी ने कोई सोचा तो नरेंद्र मोदी। आज गांव आप चले जाएं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 5 लाख रुपए के इलाज के लिए सर्वप्रथम देश में मोदी जी ने कहा किसी गांव में अगर 5 लाख का इलाज किसी को लग जाए तो उसका या तो खेत रहे तो खेत बिक जाता, अगर खेत नहीं है तो गहना जेवर है वो बिक जाता। लेकिन गरीब के पास न खेत है न गहना जेवर है, वो किसी से कर्ज लेता तो जीवन गुजर जाता, पुश्त दर पुश्त गुजर जाता। ये किसी ने सोचा क्या? मोदी जी इसलिए सोचे, केवल पिछड़ों के बेटा नहीं थे, उनकी माँ गरीबी झेली है दूसरों के घर में काम करके, उनके पिताजी गरीबी झेले हैं चाय बेच करके। ये गरीब के पेट से जन्म लिया। राहुल गांधी के तरह कलावती दीदी के घर में गरीबी नहीं सीखा। वो गए थे कलावती के घर में सीखने के लिए। मीडिया में होगा, देख लीजिए, सारे मीडिया के लोग आधी रात को गए थे। लेकिन मोदी पैदा ही लिए गरीबी में, गरीब के कोख से गरीबी में जिया। वो कुली के साथ गरीबी नहीं देखा, ट्रक ड्राइवर के साथ। ये नौटंकी लगता है। मोदी ने सोचा और किया। दुनिया कहता था कि गरीब का लाश पट जाएगा कोरोना में, लेकिन मोदी ने कहा कि अमीर तो ले लेंगे, खरीद लेंगे 5,000 10,000 में, ये गरीब क्या करेगा? मोदी जी ने वो काम किया। लेकिन उसको कोविशील्ड पर भी बहुत विवाद हो गया है। वो भी लोग कह रहे हैं कि वो वैक्सीन ही मतलब ऐसा है और ज़बरदस्ती दिलवाया गया। उस पर भी ओपोजिशन सवाल करने लगा। आज वही वैक्सीन है कि मैं भी जिंदा हूँ, मेरे जैसे करोड़ों लोग जिंदा हैं। और छुप करके ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का लिया वैक्सीन। ये कहता था कि मोदी का वैक्सीन है, बीजेपी का वैक्सीन। मोदी गरीबों के लिए पैदा लिया है। एक बात और मैं आपसे कहता हूँ, आप एडिट करेंगे कि दिखाएंगे मैं नहीं जानता। आज देश के अंदर में ये 6 दशक में 7 दशक में नरेंद्र मोदी 22 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के 10 साल प्रधानमंत्री 12 साल मुख्यमंत्री। आप उनके अकाउंट को, बैंक अकाउंट को देख लें, पैसा नहीं है। वो पैसा क्या जाता? तनख्वाह तो ले, गरीबों में जाता, लड़कियों के लड़के पढ़ाई में जाता। और घर नहीं अपने नाम पर, गाड़ी नहीं अपने नाम पर। कौन नेता ऐसा है? ये 1 साल हम एमएलए रहते हैं, 1 साल हम कुछ बनते हैं तो हमारे पास गाड़ी घोड़ा आ जाता है। लेकिन मोदी न कुछ लेके आए हैं न कुछ लेके जाएंगे। इसी सिद्धांत पर गरीबों के लिए जी रहे हैं, गरीबों के लिए ही सोचते हैं। जिस दिन से
वो बने हैं, वो गरीब गरीब ही उनका सपना है और वही कर रहे हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, लालू जी अपने को गरीब का बेटा कहते हैं, आज संपत्ति घोटाले में जेल जा रहे हैं। मोदी जी के पास कौन सी संपत्ति है? करुणानिधि का परिवार हो, जिसका भी परिवार ले लीजिए, ममता बनर्जी हवाई चप्पल पहन करके लोगों को दिखाती हैं, केवल भतीजा घोटाले में फंसा। ये मोदी कोई रियल लाइफ जी रहा है, रियल लाइफ लोगों को दिखा रहा है। और मैं आपको कहता हूं, आगे 10 साल मोदी और रहेंगे, अभी तो 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर हुआ है। गरीबी रेखा का परिभाषा की भी बदलेंगे और 10 करोड़ गरीब बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ के कहा लाखपति बनाएंगे। केवल विजन देखें, लाखपति दीदी यानी 10 से 15 हजार रुपये का महीना। जिस दिन ये होगा, 20 करोड़ घर है ग्रामीण, उसमें 10 करोड़ 12 करोड़ अगर लाखपति दीदी बनेगी, जात क्रीड सब छोड़ करके, क्या होगा? आज गांव की स्थिति देखें, जो बुजुर्ग होते उनके इलाज के लिए कठिनाई होती। उन्होंने कहा 60 साल के ऊपर के सभी को 5 लाख का इलाज। ये कौन सोचता है ऐसा थी? इसलिए मोदी जी सत्ता के लिए प्रधानमंत्री, सत्ता सुख के लिए नहीं, वो सत्ता में परिवर्तन के लिए, समाज में परिवर्तन के लिए मोदी जी आए हैं। मोदी जी एक अवतारित पुरुष हैं। मैं यही कह रहा हूं, आने वाले 50-60 साल के बाद मोदी जी पूजे जाएंगे। मैं आज आपको कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे गिरिराज जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सिर्फ प्रधानमंत्री की नज़र से न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के तौर पे देखिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ जाएंगी। और साफ तौर पे ये भी कहना बनता है कि ज़रा मेरे करीब तो आकर देखो, मुझसे मोहब्बत हो जाएगी।